हेलो स्टूडेंट, आज इतिहास विषय के अंतर्गत हम प्रथम नगरों की गाथा हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता यानी हमारे प्राचीन नगरों की गाथा जो है, यानी हमारे भारत के जो सबसे प्राचीन नगरों की खोज हुई है, तो उसमें हड़प्पा सभ्यता को सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। तो यहाँ इस सभ्यता की जानकारी के साधन यानी ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको ज्ञात होती है। तो यहाँ ईंटें, उस समय की जो खुदाई में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, तो ईंटों पर जो लिपि लिखी हुई है या ईंटों पर जो मुद्राएं अंकित हैं, जिस तरह के चित्र अंकित हैं, या पहले ऐसे कुछ मुद्रा ऐसी छाप दी जाती थी जिससे कि उस समय की पहचान हो जाती थी। तो ईंटें हैं, मनके हैं और अस्थियाँ, ठीक है। तो ईंटें उस समय की जो प्राप्त हुई हैं, उनसे जहाँ जहाँ स्थानों से भारत में जिन जिन स्थानों पर खुदाई की गई है, उत्खनन कार्य किया गया है, और वहाँ से जो जो सामग्री प्राप्त हुई है, तो वो सारी सामग्री हड़प्पा सभ्यता के समय की मानी जाती है, ठीक है। तो ईंटें प्राप्त हुई हैं, और जो मनके मतलब जो पत्थरों को बारीकी से तराश कर उनको चिकना करके और उनके सल्क निकाल कर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से जो आकृतियाँ बनाई जाती थी, आकृतियाँ अंडाकार भी होती थी, गोलाकार भी होती थी, कुछ थोड़ी सी लंबाई में भी होती थी, यानी तरह तरह की जो डिज़ाइन छोटे छोटे पत्थरों से बनाई जाती थी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं जो नग या रत्न होते हैं, वो अलग अलग आकारों के होते हैं। तो इस तरह से उस समय पत्थरों को तराश कर कारीगर बहुत ही सफाई से बहुत सुंदर पत्थरों पर की डिज़ाइन बनाते थे। कुछ पत्थरों पर, कुछ मनकों पर कुछ चित्र भी बना देते थे, या कुछ मनकों के दोनों किनारों पर, मनके जो नुकीले होते थे तो उनके दोनों किनारों पर सोने की टोपी लगा देते थे। तो जो उस समय का जो अमीर वर्ग था, वह इन मनकों की मालाएं पहनता था या हाथों में पहनता था, तो उनको धारण ही करता था। तो उस समय के उत्खनन का जो कार्य हुआ है, और उत्खनन कार्य में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, उन ईंटों से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का हमको पता पड़ता है। और उस समय जो मनके प्राप्त हुए हैं, तो मनकों के अध्ययन से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। और उस समय जो अस्थियाँ पाई गई हैं, यानी जो गड्ढों में जो अस्थियाँ पाई गई हैं, तो उस समय मृतकों का संस्कार किस विधि से किया जाता था। मृतकों का संस्कार हर समाज में अलग अलग विधि से किया जाता है। तो उस समय जो मृतकों का संस्कार किया जाता था, तो उनको उनके शवों को दफनाया जाता था, ठीक है। तो उस समय की जो अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, जो कंकाल प्राप्त हुए हैं, उनके अध्ययन से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो हमारे जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों ने काफ़ी अध्ययन के बाद हड़प्पा सभ्यता का जो काल ज्ञात किया है। तो देखो, सबसे पहले जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का काल बताया है 3250 ईसा पूर्व से। ईसा पूर्व क्या कहलाते हैं? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय है, उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। तो जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, उसको हड़प्पा संस्कृति का समय माना है। इसी तरह से अर्नेस्ट मैके हमारे जो इतिहासकार हैं, तो इन्होंने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, तो उसको सिंधु सभ्यता का समय माना है। तो हमारे इतिहासकारों ने, सभी इतिहासकारों के अध्ययन के बाद से जो सिंधु सभ्यता का जो समय निकाला है, वो समय 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन का विकास 3500 ईसा पूर्व से लेके 2700 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। अब बच्चों में देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी हड़प्पा सभ्यता को किन किन लोगों ने बसाया था, यानी हड़प्पा सभ्यता का निर्माण करने वाले ऐसे कौन कौन से लोग हैं। तो बच्चों, यहाँ पहला द्रविड़ है,
फिर सुमेर है, फिर आर्य है। द्रविड़, सुमेर और आर्य। तो हमारे इतिहासकार इन्हीं में से हड़प्पा सभ्यता के निर्माता को मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, ठीक है, क्योंकि राखल दास बनर्जी जो हमारे विचारक हैं तो उनका मत है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ ही थे, क्योंकि उस समय की जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं तो वो इनके द्रविड़ों की और हड़प्पा सभ्यता की एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे बर्तन है, उपकरण है, आभूषण है। तो सिंधु घाटी में जो बर्तन वस्तु और आभूषण प्राप्त हुए हैं और जो द्रविड़ों के उपयोग से बर्तन वस्तु और आभूषण खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी समानता है, यानी द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे, कुछ इतिहासकार मानते हैं। कुछ इतिहासकार सुमेर के लिए सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं, ठीक है। तो उनका आकलन है कि जैसे तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन हैं, पकाई हुई ईंटें हैं और इन पर चित्रलिपि है, यानी ईंटों पर कुछ चित्र वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ से जो सिंधु सभ्यता से जो ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो सुमेर लोगों के उपयोग से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं खुदाई में, तो इन दोनों में समानता पाई गई है। तो कुछ लोग द्रविड़ को मानते हैं, कुछ लोग सुमेर को मानते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो द्रविड़ थे वो आर्यों से पराजित होने के बाद ही, ठीक है, द्रविड़ आर्यों से पराजित होने के बाद दक्षिण भारत के रास्ते से होते हुए ये आगे भारत की उत्तर की ओर बढ़े। तो दक्षिण भारत में जो बर्तन सामग्री, आभूषण वगैरह खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, वही उसी प्रकार के बर्तन, आभूषण और सामग्री सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो अधिकांश इतिहासकार द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं आर्यों की। कुछ इतिहासकार आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे या सिंधु सभ्यता आर्यों की ही देन है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने जो अन्य बातें निकाली हैं वो हैं कि आर्यों की जो सभ्यता थी वह सिंधु सभ्यता से अलग निकाली गई है या अलग उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे कि आर्य जो थे वो कैसे थे, युद्ध प्रिय थे, उनके पास से युद्ध की सामग्री यानी युद्ध में चलाए जाने वाली ढाल आदि प्राप्त हुई है। जबकि जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वे बहुत ही शांति प्रिय थे और उनके पास से सिंधु का जो स्थान है जहाँ जहाँ सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वहाँ कोई घातक हथियार या लड़ाई में आने वाले उपकरण आदि कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इतिहासकार मानते हैं कि आर्य तो युद्ध प्रिय थे और जबकि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, यानी आर्यों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण नहीं किया। और भी ऐसी कुछ बातें हमारे इतिहासकारों ने निकाली हैं। उसमें ये है कि जो आर्य थे वो कैसे थे, गांव में रहते थे और वो कृषि प्रधान थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे, वो तो नगरों में रहते थे और वो व्यापार करते थे, यानी व्यापार प्रधान थे, ठीक है। और जो आर्य जो हैं वो गाय की पूजा करते थे, आर्य सभ्यता के लोग गायों की पूजा करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो बैलों की, क्योंकि उस समय से प्राप्त सामग्री में बैलों के चित्र कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि उस समय के लोग बैल की पूजा किया करते थे, ठीक है। तो आर्य सभ्यता के लोग धातुओं का उपयोग करते थे, उन धातुओं में तांबा है, कांसा है, सोना चांदी आदि प्राप्त हुई है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर है, लकड़ी है, तांबे और कांसे का ही प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोने और चांदी जैसी धातु की जानकारी का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो कि आर्यों के बिल्कुल खिलाफ है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य थे, तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ में जाती हैं, ठीक है। अब बच्चों आगे हम आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता विकसित थी तो उस समय ऐसे कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ बनी हुई है, पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा लिखा हुआ है लोथल, चौथा है कालीबंगन, पांचवा है रोपड़ और छठवां है रंगपुर, यानी
ऐसे और भी बहुत से छोटे छोटे स्थान है, जैसे कि चनहुदड़ो है और राखीगढ़ी है। ऐसे 2-3 स्थान और हैं जहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई है। तो बच्चों, पहला हम क्या करते हैं, हड़प्पा नगर। ठीक है, हड़प्पा नगर जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर माना जाता है, प्रमुख व्यावसायिक नगर यह है। उस समय के जो प्रमुख राजमार्ग थे तो उन सब राजमार्गों से ये जुड़ा हुआ था, यानी सभी राजमार्गों के ये केंद्र में स्थित था हड़प्पा, और उस समय का ये सबसे प्रमुख नगर माना जाता है। ठीक है, तो यह वर्तमान पाकिस्तान में जो पंजाब है, तो पंजाब में जो मांटगुमरी जिला है, मांटगुमरी जिले में हड़प्पा नगर के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, और ये उत्तरी भाग की राजधानी इसको माना गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा विस्तृत थी, बहुत अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी। तो उत्तरी भाग की राजधानी हड़प्पा को कुछ हमारे इतिहासकार मानते हैं। दूसरा है बच्चों मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो नगर है वह कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो लरकाना जिला है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उसमें जो लरकाना जिला है वहाँ से मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी हमारे इतिहासकार मानते हैं कि जब इस नगर का उत्खनन कार्य हुआ, इसकी खुदाई की गई, तो यह नगर 7 टीलों में या 7 परतों में यह पाया गया है, यानी नगरीय जीवन की 7 बार समापन हुआ और 7 बार ही नगर बसाया गया एक ही स्थान पर, उसी स्थान पर। तो 7 बार ये नगर उजड़ा है और 7 बार ये नगर फिर से बसा है, कुछ समय पश्चात फिर से उसी स्थान पर बसा है। इसलिए जो खुदाई की है, तो खुदाई में ये जो है 7 परतों में ये नगर पाया गया है, इसलिए इसको मृतकों का टीला, यानी पहले ये नगर रहा होगा, फिर मान लो कोई प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है या अकाल है, या मान लो किसी बाह्य आक्रमणकारी द्वारा, खूंखार आक्रमणकारी द्वारा हो सकता है पूरे नगर को तबाह कर दिया हो। क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा, हमने सुना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तो शांति प्रिय थे, ये व्यापार करते थे और अपना शांति से जीवन चलाते थे। तो हो सकता है कोई खूंखार आतंकवादी या आक्रमणकारी आए हों उस समय और पूरे नगर को चौपट करके जो कुछ मिला हो उसको लूट ले गए हों। तो एक बार नगर जब पूरी तरह से उजड़ गया, उसके कुछ समय बाद वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, मिट्टी की परतें जमती गई, फिर कुछ समय बाद फिर से उसी स्थान पर, क्योंकि ये प्रमुख, ये जहाँ पर पानी की बहुतायत होती थी या प्रमुख मार्गों से जो जुड़े रहते थे, तो वहाँ ये बड़े नगर पाए गए हैं। तो ये प्रमुख स्थल था, इसलिए एक बार उजड़ जाने के बाद कुछ समय पश्चात फिर से यहाँ नगर की स्थापना की गई। तो कुछ समय तक तो नगरीय जीवन सामान्य रहा, व्यापारिक उन्नति हुई, विकास हुआ, लेकिन कुछ समय बाद पुनः वही अवस्था आ गई कि बाढ़, भूकंप या बाह्य आक्रमणकारियों ने इस नगर को पूरी तरह से तबाह कर दिया, तो शमशान में बदल दिया। अब वहाँ नगरीय जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया। कुछ समय पश्चात जब मिट्टी जमी, तो कुछ समय पश्चात यानी कुछ वर्षों के पश्चात, ठीक है, कुछ वर्षों पश्चात फिर से वहाँ उसी स्थान पर बस्तियों का विकास हुआ। पहले समुदाय बने लोगों के, समुदाय ने छोटी छोटी बस्तियाँ बनाई, बस्तियों ने नगर को बनाया, वहाँ व्यापारिक केंद्र शुरू हो गए। तो इस तरह, क्योंकि मुख्य मार्गों से जुड़ा हुआ था ये स्थान, तो फिर इस तरह से 7 बार ये नगर उजड़ा है और 7 बार ही ये नगर बसा है, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्थान कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है वहाँ पर ये नगर है। अब बच्चों तीसरा हम कौन सा देख रहे हैं, लोथल। ठीक है, तो लोथल क्या है, उस समय की जो जानकारी मिली है, तो उस जानकारी के अनुसार लोथल उस समय का बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह होने के बहुत से यहाँ पे प्रमाण पाए गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है, तो वहाँ पर ही लोथल नामक स्थान के अवशेष पाए गए हैं। और खुदाई में जो सबसे बड़ी चीज़ प्राप्त हुई है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो प्राप्त हुई है वो है कि बहुत विशाल गोदी यहाँ पाई गई है। गोदी मतलब कहलाता है कि जहाज़ों को रुकने का जो स्थान होता है उसको गोदी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी, बहुत विशाल मात्रा में, यानी बहुत लंबी चौड़ी गोदी पाई गई है, और गोदी में जहाज़ रुकते थे, और जहाज़ रुकने के बाद वहाँ से समुद्र में जाने का समुद्री मार्ग
पूरी तरह से व्यवस्थित बनाया गया था, यानी जहाज़ों के ठहरने के लिए और वापस जहाज़ों को समुद्र में जाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। तो इससे अनुमान लगाते हैं हमारे इतिहासकार कि बहुत ही प्रमुख बंदरगाह उस समय का हड़प्पा सभ्यता का रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये गोदी इतनी बड़ी है कि ये 215 मीटर तो इसकी लंबाई है और 37 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो इस तरह से प्रमुख बंदरगाह उस समय का माना जाता है। अगला बच्चों हम देख रहे हैं कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक है, यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन में एक विशेष वस्तु जो प्राप्त हुई है यहाँ की खुदाई में, वो यह है कि यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन की खुदाई से 2 अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े टीले प्राप्त हुए हैं। तो एक जो बहुत बड़ा टीला है वो कैसा है, उसका अनुमान ये लगाया जाता है कि ये वहाँ की जनता के निवास के लिए है, यानी यहाँ पे सुनियोजित नगर स्थापित रहा होगा। और एक और अन्य टीला जो प्राप्त हुआ है वो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है और हमारे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि यह टीला जो है दुर्ग किले और प्रशासनिक भवन, राजनीतिक भवन आदि के लिए इस टीले का उपयोग किया जाता रहा होगा। और यहाँ से बहुत सी छोटी छोटी पट्टिकाओं जैसे टुकड़े, जैसे ज़मीन पर छोटी छोटी पट्टिकाएँ वेदियाँ बना दी जाती हैं, जो कि मुख्य जैसे सभा भवन होता है उसमें कुर्सियाँ रखी होती हैं। तो उस समय कुर्सियाँ नहीं होती थी, तो छोटे छोटे से चबूतरे या पट्टियाँ बना दी जाती थी मिट्टी की। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें वहाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे हमारे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि यह किले, दुर्ग या प्रशासनिक भवन में एक टीला उपयोग में आता होगा और दूसरे टीले पर वहाँ की जनता, आम नागरिक निवास करते होंगे। तो बच्चों हमने कालीबंगन देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ नामक स्थान जो है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यह पंजाब में स्थित है। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण खुदाई में जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो वो जानकारी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई वस्तुओं की जानकारी से बिल्कुल मिलती जुलती है। यहाँ पे पत्थर और मिट्टी के बने हुए मकान पाए गए हैं। रोपड़ में पत्थर और मिट्टी के मकान पाए गए हैं। यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला है और यहाँ से एक मुद्रा मिली है, जो कि मुद्रा हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं से मिलती जुलती है। और यहाँ मिट्टी के बर्तन, आभूषण और एक तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है रोपड़ से। ठीक है, अब बच्चों अगला हम देख रहे हैं रंगपुर। ठीक है, तो ये रंगपुर क्या है? रंगपुर लोथल से करीब 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। लोथल कहाँ पे है? लोथल पंजाब में है और लोथल से 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में रंगपुर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया था ये 1953 और 54 में उत्खनन कार्य किया गया था। रंगनाथ राव नामक जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने उत्खनन कार्य किया था। तो उनका मानना है कि जब बाढ़ के समय लोथल जब क्षतिग्रस्त हो गया होगा, लोथल कहाँ पे था? जो कि पंजाब, लोथल ठीक है, लोथल गुजरात में था। तो उनका ये मानना है हमारे इतिहासकारों का कि हो सकता है बाढ़ के समय जब लोथल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया होगा, तो वो वहाँ के जो निवासी थे तो इन्होंने रंगपुर में आके अपनी बस्ती बनाई होगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के समय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार के अवशेष यहाँ से रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से क्या मिला है? कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, नालियाँ बनी हुई मिली हैं, मृद भांड यानी मिट्टी के बड़ी आकृति के, गोल आकृति के बर्तन यहाँ से मिले हैं, तौलने के लिए बाट यहाँ से मिले हैं, पत्थरों के छोटे छोटे आकृति वाले टुकड़े आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के पिंड आदि प्राप्त हुए हैं। तो इन सब की जानकारी से ज्ञात होता है कि ये सारे स्थान जो हैं ये सब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के उस समय के प्रमुख केंद्र रहे होंगे, क्योंकि ये सारे किसी न किसी प्रमुख स्थान से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
क्योंकि हड़प्पा प्रमुख मार्गों से जुड़ा है, मोहनजोदड़ो भी प्रमुख मार्गों से जुड़ा है, इसी तरह से लोथल भी समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। तो हमारे ये रोपड़ है, रंगपुर है, ये सभी प्रमुख स्थानों से, व्यापारिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो इतिहासकार इन्हें सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र मानते हैं।